Good morning, my dear students. Today I will discuss some new about linear equation in two variable. These are two linear equation and these are the conditions. First condition, a1 by a2 not equal to b1 by b2 means the ratio of the coefficient of x is not equal to ratio of the coefficient of y. Then we say lines are intersecting. Unique solution means one and only one. यानी जब ये कंडीशन होगी आपके पास x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है, तब बोलते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन वी कॉल इट यूनिक सॉल्यूशन और वी कॉल इट इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। दो इक्वेशन कंसिस्टेंट भी कहलाती हैं जब उनका सॉल्यूशन जो है यूनिक आता है या सॉल्यूशन आता है, मतलब चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए। तो ये कंडीशन है आपके लिए जिसको आपने याद रखना है। a1 a2 क्या है, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट, b1 b2 क्या है, दोनों में y के कोफिशिएंट, c1 c2 क्या है, दोनों में कांस्टेंट। ये c1 c2 दोनों इक्वेशन में आप एक साइड ले आइएगा, ऐसा नहीं होगा एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों एक से, या तो दोनों राइट में आ जाएं या दोनों लेफ्ट में आ जाएं। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो आपको यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, यानी वो इंटरसेक्ट करती हैं, इन्हीं को सॉल्व भी करते हैं, ऐसी इक्वेशन को ही हम सॉल्व भी करते हैं। दूसरी कंडीशन है a1 बाई a2 इज़ b1 बाई b2 इज़ c1 बाई c। तीनों x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म ये आपस में बराबर हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो तब हम बोलेंगे हमारे जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटली है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके पास आएंगे। तब हम बोलते हैं जो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रही है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये भी कहलाएगा। जो दो इक्वेशन दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा हो, चाहे यूनिक आ रहा हो चाहे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा हो, तो ये कंडीशन हो गई, ये आपको याद रखनी है। तीसरी है नो सॉल्यूशन। जब x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो ये तो बराबर हैं लेकिन कांस्टेंट टर्म के बराबर नहीं है, तब आप बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी लाइनें पैरेलल जा रही होंगी। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। आपको इन इक्वेशन में जैसे चेक कर रहे हैं ये यूनिक सॉल्यूशन दे रही है कि नहीं। तो देखिए आप x के कोफिशिएंट का रेशियो रख लो, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, इसमें 1 है तो 3/1 हो गया। फिर y का कोफिशिएंट देखो, इसमें -1 है, यहाँ 1 है, -1/1, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 3/2 नॉट इक्वल टू -1, सो यूनिक सॉल्यूशन। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन आप बोलोगे, यानी इनका सॉल्यूशन आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस आपके पास ही हैं। और जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं, बराबर ना हो, तो तीसरे को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप लिख भी दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 3/1 -1/1 और 8 तीनों लिख दिए पहले, फिर आपने देखा ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि 3/1 और -1 आपस में बराबर नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ये हो गया। अगला देखते हैं, ये दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं। x का कोफिशिएंट देखिए दोनों में, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। x के कोफिशिएंट का रेशियो लिख लिया आपने, इज़ इक्वल टू y के साथ -3 है, या -12 ये लिख लिया आपने, कांस्टेंट टर्म ये है। 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, ओवरलैप करती हुई लाइनें होंगी, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी जब ग्राफ बनाया जाएगा। तो इसका जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, जो दो इक्वेशन आपको दिए हैं इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ओवरलैप करती हुई लाइन जाएगी जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा। यहाँ आप देखोगे x का कोफिशिएंट का रेशियो लिखा, y के कोफिशिएंट का रेशियो लिखा और कांस्टेंट टर्म का रेशियो लिखा। तो ये दोनों तो 2/6 1/3 हो गया, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब जब इनका ग्राफ बनाया जाएगा इन दोनों का, तो दोनों लाइनें पैरेलल आएंगी। सॉल्यूशन आने पर तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, हमें सॉल्यूशन निकालना होता है सॉल्व करके। तो ये सॉल्यूशन है आपका। तो लाइन जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है, इसको आपको याद रखना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों किस तरह के आएंगे। तीनों के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपको सिर्फ x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो में ये कट करना होता है।
A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। A क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट है, B y का कोफिशिएंट है। तो एक्स के कोफिशिएंट दोनों में देख ली, उनका रेशियो k/1 - 2/3। यहाँ बीच में कट कर दो आप। अब इसको सॉल्व करो, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करो। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 के ये साइन ये लगता रहेगा, इक्वल होता है, इक्वल का साइन लगता नहीं, इक्वल है तो नहीं करेगा। ये -2 आ गया, k नॉट इक्वल -2/3। तो आपसे k की वैल्यू पूछी थी, तो आपने कहा कि k की वैल्यू -2/3 नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे k इज़ नॉट -2/3। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और इसको आप गहराई से देखोगे, डीपली इसको स्टडी करोगे, तो ये आपसे बोल रहा है k इज़ एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3, और k इज़ एनी नंबर यू कैन से अदर देन -2/3। -2/3 को छोड़ के आप k की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। तो आप देखोगे उसके बाद यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। सिर्फ -2/3 लगाने पर ये आपस में बराबर नहीं होंगे, इसके अलावा k कुछ भी पुट कर दोगे यूनिक सोल्यूशन आपको ये देगा। तो आप खाली इतना छोड़ सकते हो, या इसको आप बोलोगे अदर देन -2/3 k इज़ एनी नंबर, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अगला आपके लिए है फॉर प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, इनके आपने आंसर निकालने। आंसर बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड में आंसर भी लिखे हुए, इनका आंसर भी दीजिएगा। आपको पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन है k कितना होगा, ये आपको पूछा है। नेक्स्ट है फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन दी है, उनमें कोई कांस्टेंट रखा हुआ है, वो आपको पूछा है। तो इसमें k पूछा है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में आपको पता है तीनों रेशियो बराबर होते हैं, x के कोएफिशिएंट का रेशियो भी, y के भी, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी, सब आपस में बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं। x के कोएफिशिएंट यहाँ 5 और 10 है, 5/10 हो गया। यहाँ 2 और 4 है, 2/4 हो गया। यहाँ k/3 हो गया। ये ध्यान रखना बच्चों, ये इक्वल के बाद, दोनों इक्वल के बाद होनी चाहिए, राइट में या लेफ्ट में, ऐसा नहीं होगा एक राइट में एक लेफ्ट में। देखिए ऐसे केस में आपको क्या होगा, देखिए दो इक्वेशन आप बनाओगे, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर कर दिया आपने और ये इसके बराबर कर दिया आपने, तीनों आपस में बराबर हैं। तो ये 1/2 बन गया ना, 1/2 बराबर, ये भी 1/2 हो गया, ये k/3 आ गया। तो ये बराबर ये, ठीक, और ये बराबर ये, तो k इसी में एक ही जगह k है आपका, इन दोनों को आपने बराबर कर दिया, तो k कितना आ गया, 3/2 आ गया। k के लिए 3/2 होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका। यहाँ भी वही काम किया आपने, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर कर दिया। यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ k+2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी। अब यहाँ देखिए आपको फिर वो ये और ये बराबर है। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी a बराबर b बराबर c का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है a बराबर b एंड b बराबर c। a b के बराबर है एंड b c के, ये पढ़ते हैं इसको। आपने इन दोनों को बराबर किया, ये आ गया, एंड इन दोनों के बराबर। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों, एंड का मतलब होता है कॉमन सॉल्यूशन। आपको इस इक्वेशन के और इसके कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालना है। कॉमन का मतलब आप जानते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनी और एक यहाँ से बनी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। k+2 की 1 ने मल्टीप्लाई किया, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू 2 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ये आ गया, यहाँ से भी k2 आ गया। तो फिर दोनों में 2 ही आ रहा है, तो वही कॉमन सॉल्यूशन आपके पास हो गया। तो जब भी एंड लगा होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाले में खास ध्यान रखोगे आपको 2 इक्वेशन बनानी होंगी और दोनों को सॉल्व करके कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। अगला देखते हैं। ये है आपके पास k-3 टाइम्स x प्लस 3y इज kx प्लस ky इज 12। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आपके पास है। तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो लिख लिया, इज y के कोएफिशिएंट का रेशियो कर लिया और कांस्टेंट टर्म का रेशियो कर लिया। अब देखो एक बार ये बराबर ये और एक बार ये बराबर ये, एंड लगा लिया आपने। तो इन दोनों की जो कॉमन सॉल्यूशन है वो आपको लिखने होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। तो k से k आपने कट कर दिया, यहाँ कट हो रहा था, तो k-3 बराबर 6, k 6 आ गया। यहाँ सॉल्व किया, k² बराबर 36, k बराबर ±6 आ गया। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो गया, 6। पहली इक्वेशन में k 6 है, 2 सेट तुम्हारे पास दिए ना, कॉमन चीज़ क्या हो गई फिर, यहाँ k 6 है और यहाँ ±6, दोनों इक्वेशन में कॉमन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया, k बराबर 6 हो गया। अब कभी कभी आपने क्या किया, जैसे यहाँ मैंने k कट कर दिया, आपने कट नहीं किया होता तो इसको सॉल्व करते आप k से यहाँ मल्टीप्लाई करते, k से यहाँ मल्टीप्लाई करते, तो इस तरह से इक्वेशन बनती है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपके पास। इसको सॉल्व करके k की 2 वैल्यू आती है आपके पास, एक 0 और एक 6। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके 0 और 6 आया,
दूसरी को सॉल्व करके +6 और -6 आया, तो दोनों इक्वेशन में कॉमन नंबर कौन सा हुआ? 6। जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, वही तो कॉमन नंबर कहलाएगा। तो +6 यहाँ है और +6 यहाँ भी है, ये कॉमन हो गया। यहाँ -6 है, यहाँ -6 नहीं है, कॉमन नहीं हुआ। 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं। तो जो दोनों में होगा वो कॉमन नंबर होगा। तो के के लिए हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। अगला है देखिएगा, 2x माइनस a माइनस 4 इंटू वाई इज़ 2b + 1, 4x माइनस a माइनस वाई इंटू वाई, वाई बी -1। इसमें आपसे कह रहा है a और b की वैल्यू बताओ क्या है बच्चों आपसे। इसमें 2 कांस्टेंट डाल दिए इसने, a और b, कई बार डाल दिया a b अल्फा बीटा ऐसे डाल दिया करता है। तो कंडीशन वही है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन की। तो x का कोफिशिएंट का रेशियो इज़ y के कोफिशिएंट का रेशियो इज़ कांस्टेंट टर्म का रेशियो। यहाँ भी ये देख। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं बच्चों, ऐसे केस में क्या करेंगे आप लोग, जब इक्वल करना हो। देखिए तीनों आपस में बराबर है ना। एक मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। देखिए a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c लिखा है, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं a बराबर b एंड b बराबर c, या हम बोल सकते थे a बराबर b एंड a बराबर, तीनों आपस में हम 2 इक्वेशन बनानी, किन्हीं भी 2 को बराबर कर सकते हैं ना। मैंने पहले मैं a और b को बराबर किया और फिर b और c को किया। अब मैं कह रहा हूँ a और b को और a और c को कर रहा हूँ मैं। किन्हीं को भी आपस में इक्वेट किया जा सकता है क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में आपको रखना है बच्चों। जैसे ये देखा आपने, ये आपके पास आ गया, तो इस वाले टर्म में भी a इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें b इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं एक बार इसको इसके बराबर करता, एक बार इसको इसके बराबर करता। तो देखिए, तो ऐसा मत करिएगा, जो नंबर दिया हो ना, नंबर को आप वेरिएबल के साथ लीजिएगा। तो एक बार ये और ये बराबर रखो, एक बार ये और ये बराबर रखो। इनको बराबर रखोगे तो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो जब कभी आपको कंपेयर करना हो, 2 जगह तो वेरिएबल दे रखे हो, एक जगह नंबर आ रखा हो, तो दोनों को नंबर से कंपेयर करिएगा। इसको भी नंबर से कंपेयर करो, इसको भी नंबर से कंपेयर करो। तो एक बार तो हो गया 1/2 इक्वल टू ये, और एक बार 1/2 इक्वल टू ये। तो चलिए इन दोनों को, भाई है तो सब आपस में बराबर ही ना। चलिए, तो मैंने इन दोनों को बराबर किया, यहाँ से a निकाल लिया, और इन दोनों को बराबर किया। देखिए है तो तीनों आपस में बराबर ही ना, तो मैं एक बार इन दोनों को बराबर करूँगा। तो चलिए मैंने एक बार इन दोनों को बराबर किया, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई 7। अब इन दोनों को बराबर किया मैंने, इन दोनों को बराबर किया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछी थी, एक से a की वैल्यू आ गई, एक से b। यहाँ चेक नहीं करना आपको, कॉमन का कोई चक्कर नहीं है। 2 इक्वेशन बनी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b मिल गए हैं। ये आपका रहा। नेक्स्ट वन, दिस x के कोफिशिएंट, वही इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन का पूछा है आपसे। तो देखिए x के कोफिशिएंट का y के कोफिशिएंट के रेशियो कर लिए और कांस्टेंट टर्म के रेशियो कर लिए। तो यहाँ तो तीनों ही जगह के है बच्चों, तो यहाँ किन्हीं भी 2 के इक्वेट कर सकते हो आप। एक बार मैंने इन दोनों के इक्वेट किया और एक बार इन दोनों के इक्वेट किया। इन दोनों को जब इक्वेट किया मैंने, तो क्या बना, k+1 होल स्क्वायर इज़ 9, देन k+1 इज़ ±√9, k+1 इज़ ±3। 2 वैल्यू आगे सॉल्व करके, एक 2 और एक -4। जब आपने देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, देखो यहाँ से आपको k की वैल्यू 2 मिल गई ना। अब यहाँ जब तुम सॉल्व करते, भाई इन दोनों को बराबर किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आ गया। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चों। तो अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, एक तरीका तो ये कि आप इसको भी सॉल्व करो k के लिए, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। अब तुमने यहीं तक रखा, इससे आगे मत करिए आप, ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास यहाँ से 2 वैल्यू आ गई है। अब एक इक्वेशन के में ये आ गई है, तो हम देखते हैं ना, इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके इसमें रख के देखते हैं। जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी वही आपका कॉमन आंसर हो जाएगा। जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वही तो होता है कॉमन आंसर। तो k की वैल्यू 2 आ गई है, मैं इसमें रख के देखता हूँ। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब हमारा 2 आंसर हो जाएगा। -4 रख के देखता हूँ, -4 ने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया तो वो आंसर हो जाएगा। दोनों ने कर दिया तो दोनों आंसर हो जाएंगे, एक ने कर दिया तो एक। तो जब आपको लगे एक जगह से वैल्यू मिल गई है और दूसरी जगह भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आ रहा है, तो बजाय उसको सॉल्व करने के आप कॉमन आंसर निकालने के लिए इनको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं कि आपका कॉमन है कि नहीं है। तो चलिए मैं k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ इसमें मैंने k की जगह 2 पुट कर दिया, तो क्या मिला, 45 = 45। इसका मतलब k बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन आंसर मेरे पास हो गया। अब मैं -4 रख के देखता हूँ इसमें, -4 रख के मैंने इसमें देखा तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हुआ। आंसर कौन सा हो गया, 2। तो कॉमन आंसर कितना हो गया, 2। आप इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, आपको सॉल्व करने का आंसर बता रखें बच्चों। इसका एक आंसर, इसका जो है एक वैल्यू 2 आएगी, तो ज़रूरत नहीं है आपको इतना लंबा करने की। जब भी जो 2 इक्वेशन तुम बनाते हो बच्चों, दोनों ही के में बन रही हैं, या जो भी आपके पास
कांस्टेंट दिया है उसमें बन रही है, तो एक को सॉल्व कर लो और कॉमन आंसर निकालने के लिए इन वैल्यूज़ को आप पुट करके देखा करो आप, वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो के कितना हो गया मेरे पास 2। अब फॉर नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन आपको लिखवाई है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सॉरी इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अप्लाई करिए इस पर। आप एक्स के कोविन लिख लिया हमने रेशियो उनका, वाई के कोविन का रेशियो लिख लिया, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ इक्वल टू 5 था, यहाँ इक्वल टू 0 था, तो या तो 15 को वहाँ ले आओ इस साइड या 5 को वहाँ ले आओ, ठीक है। तो अगर मैं 5 को यहाँ ले आता माइनस का 5 बन जाता, तो यहाँ यही कर रखा है मैंने, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में पहले 5 को यहाँ ले आया, देखो मैं पहली इक्वेशन ये थी मेरे पास, दूसरी ये थी, इसमें इक्वल टू 5 था, इसमें इक्वल टू 0 था, तो मैंने पहली वाली को 5 यहाँ ले आया, तो क्या बन गई है x + 2y - 5 बराबर 0। अब इन दोनों में लगाइए अब, ठीक है, इन दोनों को लीजिए अब, पहली वाली को सही करके ये लिख दिया मैंने। तो 3/1 k/2 और -15/5। तो देखो, तो दो इक्वेशन बनानी है आपको। एक बार ये आ गया 3/1 बराबर k/2, एक तो यहाँ से बन गई है, तो ये सिंप्लीफाई करके यह है। अच्छा, ये मैंने ये लिख दिया। चलिए एक बार इन दोनों को इक्वेट करोगे आप, k/2 बराबर 3 एंड k/2 नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ गया k बराबर 6 और यहाँ से कितना है k नॉट इक्वल टू 6। अब मुझे इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। जब भी एंड लगता है, दो इक्वेशन जब भी आप बनाओगे बच्चों, इसका मतलब मुझे कॉमन सॉल्यूशन देखना है। कॉमन का मतलब जो पहली वाली को भी सेटिस्फाई करते हैं और दूसरी वाली को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए अब इसका मतलब मुझे कॉमन ढूंढना कैसे ढूंढूंगा आप। एक में तो आप कह रहे हो k के लिए 6 है, ठीक। अब दूसरी वाली में क्या कह रहे हैं आप, k 6 नहीं है, k 6 नहीं है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है बस, 7 भी है, 8, बहुत सारे नंबर होंगे। दूसरी क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि k 6 को छोड़ के सब कुछ है, तो सारे नंबर लिख दो आप 6 को छोड़ के, तो ये आ गया। तो आप देखना जरा, इनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इस वाले में 6 है ही नहीं, तो कॉमन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, नो कॉमन वैल्यू इज़ देयर, कोई भी आपके पास कॉमन वैल्यू नहीं आई है। इस तरह से आप कॉमन ढूंढोगे बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि k की वैल्यू 3 है एक इक्वेशन को सॉल्व करके, और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके k नॉट इक्वल टू 3 आया, मैं कह रहा हूँ इन दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढो, जो दोनों में हो कॉमन वैल्यू ढूंढो। तो कैसे ढूंढोगे आप कॉमन? देखो, पहली में तो k की वैल्यू 3 है और दूसरे में k 3 नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी वाली में 3 नहीं है, बाकी 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 1 पॉइंट सब हैं, 3 नहीं है। तो दूसरी को ऐसे पढ़ लो आप, पहली इक्वेशन है, दूसरी ये है। अब ढूंढना जरा कॉमन, फिर इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। 3 इसमें है, 3 इसमें है ही नहीं। कॉमन का मतलब जो दोनों में होता है, तो इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में लाई कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि नो कॉमन वैल्यू। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि k की वैल्यू 8, एक इक्वेशन ये है, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन कह रहा हूँ ये है k नॉट इक्वल टू 8। इन दोनों में मुझे कॉमन ढूंढना है। तो अब आप कैसे ढूंढोगे बच्चों? कोई भी कॉमन वैल्यू है ही नहीं दोनों में। पहली इसमें k 8 है और दूसरी इक्वेशन में इसको दोबारा से रीड करो आप, इसका मतलब हुआ कि k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, सब है इसके अलावा। तो आप एक तो ये हो गया, दूसरी ये हो गया। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? फिर इन दोनों इक्वेशन में कोई चीज़ कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे नो कॉमन वैल्यू इज़ देयर। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके पास थी, k 6 आ गया और k नॉट इक्वल टू 6 आया, विच इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन से, और नो कॉमन वैल्यू इज़ देयर। ये इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के आप खुद समझ जाओगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख दोगे नो कॉमन वैल्यू इज़ देयर, k की कोई भी मेरे पास वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए नो सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन के लिए k कुछ रखा ही नहीं जा सकता इस इक्वेशन के अंदर, इसका मतलब ये होगा। अगला है 3k + 1x + 3y - 2 बराबर 0, k² + 1 × x + k - 2y - 5 बराबर 0। नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो वही x के कोवेन का रेशियो, y के कोवेन का रेशियो, और यहाँ नॉट का साइन लगा दिया नो सोल्यूशन का। तो ये दो इक्वेशन आपको दे रखी, नो सोल्यूशन की कंडीशन आपने अप्लाई कर दी। x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो आपने कर लिया। तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक बार ये बराबर ये कर लो, एक बार ये बराबर ये नॉट इक्वल ये कर लो। चलिए पहले इसको करते हैं। इन दोनों को हमने बराबर किया, इन दोनों को बराबर किया, सॉल्व किया, तो k के लिए -1 आ गई बच्चों। आप सॉल्व करना आप जानते हैं। अब इन दोनों में नॉट का साइन लगा के सॉल्व किया, नॉट का साइन लगा के सॉल्व किया, तो k आ गया k नॉट इक्वल 19/2। तो अब कॉमन सोल्यूशन मुझे देखना है, तो कॉमन कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, क्योंकि k नॉट इक्वल टू 19/2 का क्या मतलब है? k की वैल्यू क्या क्या है? k आप कह रहे हो कि 19/2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है?
-1 भी है, +1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब कुछ है, सिर्फ 19/2 नहीं है ना। इसके अलावा के की सारी वैल्यू है, तो के की मेरे पास एक सेट तो ये है और एक मेरे पास यहाँ के -1 है, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या हो गया, के -1 यहाँ पर है और के -1 यहाँ पर भी है, ये तो कॉमन आपके पास हो गया कि नहीं हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1 आ गई। इस तरह से हम कॉमन आंसर ढूंढते हैं। अगर आपके पास होता k6 एंड k नॉट इक्वल टू -3, तो कॉमन आंसर कितना हो गया मेरे पास, 6 जो है कॉमन आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले को पढ़ो आप, k नॉट इक्वल टू -3 का मतलब है k की वैल्यू क्या क्या है मेरे पास, -3 को छोड़ के सब है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, -2 भी है, -1 भी है, -8 भी है, सारी हैं। k नॉट इक्वल टू -3 का मतलब ये हुआ, -3 को छोड़ के k की सारी वैल्यू है। तो दूसरी वाली में k की मेरे पास इतनी वैल्यू है और पहली वाली में मेरे पास k की वैल्यू 6 है, तो इसमें और इसमें कॉमन नंबर क्या हो गया, अब 6 हो गया कि 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो कॉमन आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। एक और एग्जांपल के साथ इसको ख़त्म कर रहे हैं। k मेरे पास होता -3 और यहाँ लिखा होता आपके पास k नॉट इक्वल टू 7, ये लिखा होता मेरे, तो आंसर क्या आता मेरे पास, -3 कॉमन आंसर मेरे पास आ जाता है। ये तो कॉमन होता, क्योंकि इस वाले में क्या है, k7 नहीं है, 7 के अलावा सब है, सारी k की सारी वैल्यू है, k1 भी है, 2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, सिर्फ 7 नहीं है बस। तो इनमें और इसमें कॉमन आंसर क्या हो गया, -3। इस तरह से कॉमन आंसर ढूंढा जाता है आपका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, पहला, ये आपके पास दूसरा, फोर्थ क्वेश्चन है, इधर आपका थर्ड हो गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, तो आपके पास ये फिफ्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, इधर आपके पास ये 6 है, 8th है यूनिक सोल्यूशन के लिए। फिर आप आ जाइए इधर 9 क्वेश्चन में, 9 में आप देखोगे आपको पूछा है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन पूछा है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया, 12th हो गया। इधर आप देखोगे आपका ये 9th है, 11th है, 13th है, 14th है, इधर देखोगे आप फिर 15th आ गया, ये 16th, 17th, 18, 19, ये सब CBSE से पूछे हुए क्वेश्चन है, इनका आप आंसर दोगे। 21 है ये आपका नो सोल्यूशन के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है नो सोल्यूशन के लिए, इधर क्वेश्चन नंबर 20 है नो सोल्यूशन के लिए।